दोस्तों, मेरा नाम है अभिनय और आप देख रहे हैं नील नोट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि हिंदू लॉ के कुछ बेसिक्स के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। दोस्तों, अगर आप आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप इस वीडियो के पीडीएफ फॉर्मेट के लिए हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर हम दोस्तों सोर्सेज की बात करें तो जो सोर्सेज होता है, सोर्स है उसका मतलब होता है कि ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, या वो चीज कहाँ से बनी है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है उस चीज की। तो हम हिंदू लॉ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है आज वो जानेंगे कि हिंदू लॉ आया कहाँ से एग्जैक्टली, कि वो बना कैसे है। तो दो प्राइमरी सोर्सेज हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात करेगा, कि जो पहले के टाइम पीरियड होता था। और सेकेंडरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात होती है, या ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बेसिकली। तो सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स है वो है हमारा श्रुति। जो श्रुति वर्ड है वो श्रु शब्द है, उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि सुनना, या क्या सुन लिया आपने। जैसे कि हमें लेक्चर्स मिलते हैं तो हम उसमें सुनते हैं, आप बातें सुनते हैं और आपको क्या क्या बोलते हैं, क्या रिमेम्बर रहता है, फिर बाद में वो आपकी स्मृति बन जाता है, आपको फिर वो याद रहता है, वो स्मृति बन जाता है। तो जो श्रुति था, जो श्रुति है वो चार वेद में डिवाइड हो गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो श्रुति है वो बहुत प्राइमरी और पैरामाउंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना गया है। जो उसका टाइम पीरियड था वो 4000 से लेके 1000 बीसी तक था, और ये माना जाता था कि इट वाज रिवील्ड बाय द गॉड हिमसेल्फ, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो ऋग्वेद था, या ऋग्वेद है, उसमें ये बताया गया कि हमें फोर्सेस की जो प्रेयर्स है उनको कैसे करना है। यजुर्वेद है, उसमें रिचुअल्स बताए गए। सामवेद में हमें ये बताया गया कि हमें किस तरह से म्यूजिक और डांस के फॉर्म में हमें प्रेयर्स करनी है। अथर्ववेद में मैजिक स्पेल और इनक्रिमिनेशन सेरेमनी है, वो बताया गया कि उसको किस तरह से करना है। और जो है ये भी बताया गया श्रुति में कि किस तरह से हमें नॉलेज के थ्रू रिलीजियस राइट्स करने हैं ताकि हमको मोक्ष प्राप्त हो सके। अगला है हमारा स्मृति। पहले हमने उस चीज को सुना, अब हम उस चीज को याद रखेंगे। तो स्मृति जो है ये निकला है वर्ड स्मृति से, और इसका मतलब है कि व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड। अब आपको क्या याद रहा, या याद रहा और क्या याद रह गया है, या याद करना। स्मृति जो है जो उसका टाइम पीरियड था वो था 800 बीसी टू 200 बीसी, एंड विच वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू धर्मशास्त्र एंड धर्म सूत्र। जो धर्म सूत्र है अगर हम बात करें तो इट वाज रिटन ड्यूरिंग 800 200 बीसीज, एंड इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग मैनुअल्स ऑफ सेज एंड टीचिंग स्टूडेंट्स। मतलब कि जो जो स्टूडेंट की ट्रेनिंग होती थी वो इसमें ये बताया गया था कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग देनी है। और धर्म सूत्र की अगर हम बात करें, धर्मशास्त्र की सॉरी, तो वो बाद में स्मृति बन गया। एट इट क्लैरिटी ऑन द धर्म शास्त्र एंड इज लॉट मोर सिस्टमेटिक एंड क्लियर। धर्मशास्त्र जो है वो तीन पार्ट में और डिवाइड हो गया: आचार, व्यवहार और पाश्चात्य। जैसा कि आपको शब्द से ही क्लियर हो रहा हो कि आचार मीन्स की थ्योरीज ऑफ रिलीजन, ऑब्जर्वेंस कि हाउ वी हैव टू फॉलो द रिलीजन। व्यवहार मीन्स सिविल लॉ, दैट व्हाट विल बी योर सिविल कंडक्ट, कि आपका सिविल कंडक्ट क्या होना चाहिए। पश्चाताप मीन्स व्हेन यू डू द सिन देन यू वॉलंटरली पनिश योरसेल्फ, यानी जब जब आप कोई गलत काम करेंगे तो आप अपने आप को सजा देंगे। तो स्मृति क्या थी बेसिकली, कि स्मृति वाज द पोर्शन ऑफ श्रुति दैट सेज फॉरगेट इन ओरिजिनल फॉर्म एंड आइडिया दे राइट्स इन ओन लैंग्वेज थ्रू मेमोरी। यानी कि वो श्रुति के ही पार्ट थे जो कि थोड़ा थोड़ा वो भूल गए थे, और उन्होंने अपने जो 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 ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया उसको, वो स्मृति बन गया। ठीक है जी। तो स्मृति डील्स विद द रूल्स ऑफ मोरालिटी बेसिकली, एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मृति इज स्टिल अननोन, बट द फोर मेन स्मृति आर मनुस्मृति, वैशिष्ट एंड बृहस्पति एंड व्यास। एंड मनुस्मृति was composed around 200 BC. And now we continue the third primary source, that is commentary and digest. So these are the third important source of Hindu law. And commentary is basically the interpretation of the smritis by the scholars, यानी जो scholars हुए बहुत बड़े बड़े, उन्होंने स्मृति को इंटरप्रेट कर लिया। स्मृति वाज दी लाइक जो स्मृति, पहले श्रुति आया फिर स्मृति आई, अब कमेंट्रीज आ गई। कमेंट्री
उन्हें और मतलब कंप्रेस्ड कर दिया कि अब भाई ये चीज है, आपको ये इस तरह से ये चीजें करनी है जो श्रुति और स्मृति में लिखी हुई थी। Commentary is the interpretation of the Smritis, and digest and commentaries are the modified and mixed form of Shruti and Smriti. And these were composed between 700 AD and 1700 AD. Whereas writing a particular Smriti is called commentary, and whereas writing a different on different Smriti is called digest. यानी कि किसी एक स्मृति पे लिखना उसे वो कहलाता था कमेंट्री, और डिफरेंट स्मृति पे लिखना वो कहलाया जाता था डाइजेस्ट। और जब जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ स्मृति के बीच में, तो कमेंट्रीज बनी कि भाई साहब ये गलत लिखा है उसमें स्मृति में, या स्मृति जो बहुत सारी स्मृति थी वो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था, क्योंकि डिफरेंट, जैसा कि आपको पता है कि स्मृति जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने लिखी थी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बातें लिखी थी उसमें कि ये चीज ऐसे होनी है। तो जब जब स्मृति में कुछ भी बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो कमेंट्रीज एंड डाइजेशन उसको ठीक किया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टम एंड यूसेज, जो नेक्स्ट हमारा सोर्स है। देखिए कस्टम क्या होता है कि कस्टम इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, कि जो चीज चली आ रही है बहुत टाइम पीरियड, जो एक एक रिकरिंग वे में चली आ रही है, और चीज वो जो चीज है वो इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्साइज में है, और वो किसी के भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है, तो वो कस्टम बन जाता है। Even though Narad Smriti says that custom are powerful than they are above the religion, and most of the Hindu law is based upon the custom, followed by the people all across the country. Okay, and there are three types of custom: local, family, and class or community custom. Local custom means कि जो आपके पर्टिकुलर एरिया में फॉलो किया जा रहा हो। फैमिली कस्टम यानी जो सिर्फ आपकी फैमिली में फॉलो किया जा रहा हो कुछ ऐसा रिलीजन। और क्लास और कम्युनिटी मींस कि जो सिर्फ आपकी कम्युनिटी और जो आपकी क्लास है उसमें वो कस्टम फॉलो किए जा रहे हैं, और किसी कस्टम और वो किसी भी और कम्युनिटी में फॉलो नहीं किए जा रहे हो। देयर आर सर्टेन वैलिडिटी ऑफ कस्टम्स की कब वो कस्टम माना जाएगा, कि कब कब वैलिड होगा वो कस्टम। दैट इट शुड बी एंशिएंट यानी पुराना होना चाहिए, कंटिन्यूअस यानी रेगुलर वे में चलता आना चाहिए, कुछ भी नया नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सर्टेन, इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी मोरल, और इट शुड बी नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिसी और एनी लॉ। यानी वो किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मोरली ठीक होना चाहिए, और रीजनेबल होना चाहिए, हाँ भाई ये चीज ठीक है, इस तभी वो कस्टम माना जाएगा, अदरवाइज वो कस्टम नहीं होगा। So these were the primary sources, and now we are coming on the secondary sources of Hindu law. तो जिसमें पहला हमारा सोर्स है वो है प्रीसिडेंट। प्रीसिडेंट क्या होता है दोस्तों, कि कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या हाई कोर्ट के थ्रू, वो जो है हमारे प्रेसिडेंट्स कहलाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे आजकल जो है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, किस तरह से जो कंट्री हमारे उसके डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है अलग अलग केस लॉज के थ्रू। तो जिस जिस तरह से केस लॉज आते गए, हम उस चीज को फॉलो करते गए, और वहां से भी हिंदू लॉ बना है। तो प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इन द सेंस दैट बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ लॉ। ओके, इट मींस जुडिशियल डिसीजन एनी ओवर एनी डिस्प्यूटेड मैटर, यानी किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर, एंड जो कि एक इक्विटी जस्टिस गुड कॉन्साइंस में। ठीक है जी। और जो डिसीजन होगा वो कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, वो जो है बाइंडिंग नेचर में होता है बाकी कोर्ट्स पे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो जैसे हम लोग रेफर करते हैं केसेस को कोर्ट्स में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उस केसेस में ऐसा किया और सिमिलर केस वहां पर हो, तो जो लोअर कोर्ट्स हैं वो भी उस चीज को फॉलो करें। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज बेसिकली द एक्ट्स और द स्टैट्यूट्स मेड बाय privy council or the government or by the parliament, we can say parliament ही हम लोगों की statutes form करता है। And generally the decision of Supreme Court have to be effect of precedence over subordinate courts। मैं प्रेसिडेंट में ये बात आपको बता चुका हूँ, और इसी तरह से सेम यहाँ पर भी होता है लेजिस्लेशन में, कि भाई साहब जो सरकार हमारा जो वो स्टैट्यूट बनाएगी वो हमें उस चीज को फॉलो करना है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि legislations are act of parliament which have been playing a profound role in the formation of Hindu law. After India achieved independence, some important aspects of Hindu law have been codified।
यानी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद बहुत सारे कोडिफाइड लॉ जो कोडिफाइड करेंगे, इवन दो अगर आप हिंदू लॉ की हिंदू मैरिज की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट जो है कोडिफाइड करा गया, हिंदू सक्सेशन कोडिफाइड करा गया, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस कोडिफाइड करा गया। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है हिंदू लॉ निकला, हिंदू लॉ बना है। अब अगला जो हमारा वो सोर्स है वो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। भाई इक्विटी का मतलब क्या होता है कि फेयरनेस होनी चाहिए डीलिंग में, जो जैसे कि पहले के राजा वगैरह हुआ करते थे वो भी न्याय करते थे, जैसे कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट या जो जस्ट जुडिशरी सिस्टम हमारा करता है। ठीक है। तो वो जो है ना, किसी के भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, किसी के साथ बुरा हो जाए, हमारे जो जस्टिस हैं उसको दे रहे हैं। वो जो है सोसाइटी के जो है उसमें होना चाहिए, गुड कॉन्साइंस में होना चाहिए, जिससे सोसाइटी को फायदा हो या सोसाइटी को इश्यूज ना हो। एंड कभी जैसे जैसे पंचायत होती है हमारी, तो उसमें भी यही होता है कि हम 5 पंच होते हैं और उसमें वो लोग डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से गांव में अगर कुछ गलत हुआ है या फिर पंचायत में कुछ गलत हुआ है तो उस चीज को कैसे रिजॉल्व करा जाए। So justice can only be delivered through equity and good conscience. In a situation where is no rule is given, a sense of reasonableness must prevail. यानी अगर कोई रूल जो है नहीं दिया गया है लॉ को, तो वहां पर जो है रीजनेबल जो है रीजनेबलनेस प्रिवेल करेगी, यानी कि जो एक सोसाइटी के जो जो सोसाइटी का एरिया उसमें रीजनेबल होना चाहिए, किसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। For determining such cases, the courts rely upon the basic values, norms and standards of fair play and propriety. यानी जो फेयर प्ले है उस पे वो रिलाई करेगा कि जो कोर्ट है कि भाई साहब की बाकी जो बेसिकली इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस में अगर देखें तो, अगर हमें क्रक्स में देखें तो सिर्फ इसका मतलब यही है कि किसी भी अगले बंदे का नुकसान ना हो और वो जो है सोसाइटी के फेवर में रहे। तो दीज वर दी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अब अगर आप बात करें स्कूल्स की, स्कूल्स क्या होता है जहां हमें चीजें बताई जाती हैं कि भाई हमें ये चीज कैसे करनी है। तो दो तरह के स्कूल्स हैं हमारे, एक हुआ मिताक्षरा और एक हुआ दया भागा। अगर हम पहले बात करें मिताक्षरा स्कूल के बारे में, तो इट वाज रिटन बाय विजनेश्वरा एंड हिंदू लॉ इज बेसिकली कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड। द कोडिफाइड लॉ अप्लाइज टू ऑल हिंदूज, मतलब कि जो जो हिंदू लॉ है, जो कोडिफाइड लॉ है वो सब सारे हिंदुओं पे इक्वली डिवाइड होता है, और जो अनकोडिफाइड हिंदू लॉ है वो डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। तो मिताक्षरा स्कूल जो है बेसिकली जो है ऑल ओवर पैन इंडिया में फॉलो किया जाता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। और देयर वर सम सब स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल, बनारस, पंजाब, बॉम्बे, द्रविड़ एंड मिथिला। एंड बेसिकली मिताक्षरा स्कूल में ये बताया गया कि किस तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, जो कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली ने हेल्ड करी हुई है। इसमें यह बताया गया कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी के राइट्स कैसे होंगे हमारे। बनारस स्कूल जो था, जो कंप्लीट नॉर्थ एरिया को, और मिथिला स्कूल जो है त्रिहुट और जो नॉर्दर्न बिहार का एरिया था, जो बॉम्बे स्कूल था वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में था। द्रविड़ स्कूल जो है सदर्न इंडिया इंक्लूड मद्रास, केरला एंड मैसूर जो है उसको कवर करता था। और पंजाब स्कूल जो है एरिया ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर को फॉलो करता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट इज रोहन एंड लक्ष्मण, रोहन वर्सेस लक्ष्मण, 1976। इसमें it was held that the effect of Mitaksara school is so strong that it is also applies to even some undescribed subject in West Bengal and Assam। मतलब मिताक्षर स्कूल का जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कुछ वेस्ट बंगाल और असम के एरिया में भी उसे फॉलो किया जाता है। अगला जो है हमारा वो है दया भागा स्कूल। द दया भागा स्कूल वाज रिटन बाय जिमू तवाना एंड इट हैज मच इन्फ्लुएंस द हिंदू सिविल कोड ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी जो मॉडर्न इंडिया के सिविल कोड्स हैं कि किस तरह से हमें उस चीज को फॉलो करना है, जो जनरल हमारा वो है वो उसमें इसमें बताया गया था। इट ओनली प्रिवेल्स इन असम एंड वेस्ट बंगाल, नॉट इन होल इंडिया। एंड दिस स्कूल इज कंसीडर्ड द टू बी डिसेंडेंट स्कूल ऑफ ओल्ड बनारस स्कूल। डिसेंडेंट का यहाँ मतलब है बिल्कुल अपोजिट उसका। और इसमें जो है मेनली पार्टीशन और सक्सेशन के बारे में बताया गया था, मतलब दोनों में पार्टीशन और सक्सेशन के बारे में बताया गया। बट अब हम इसको जो है डिफरेंस बिटवीन जो है वो हम इस स्लाइड से समझेंगे कि और अच्छे तरीके से। तो जो मिताक्षरा स्कूल था दोस्तों, उसमें जो है एक जो दोनों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेशन के बारे में बताया गया था, बट डिफरेंस क्या था हमें इन दोनों में। तो मिताक्षरा स्कूल में ये बताया गया कि जो सन का जो एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे राइट है वो बाय बर्थ है। बट दया भागा स्कूल में जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उस पे जो सन का जो राइट है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर है सिर्फ।
जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी एज अ यूनिट, शेयर्स नॉट डिफाइंड। यहाँ पर जो शेयर्स है प्रॉपर्टी के वो डिफाइंड नहीं थी भाई किसको कितना मिलना चाहिए। बट दया भागा स्कूल में सबके शेयर डिफाइंड थे कि भाई इसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए। सन बिकम को पर्सनल राइट आफ्टर हिज बर्थ। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि जैसे ही उसका बर्थ होता है कि वो उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बन जाता है। पर दया भागा स्कूल के अकॉर्डिंग जो सन है वो को पर्सन तभी बनेगा जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। और ये जो है अगला जो पॉइंट है, वन कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी टू द थर्ड पार्टी। जो ये मिताक्षर स्कूल कहता है कि एक इंसान अपने जो है प्रॉपर्टी है वो सिर्फ फैमिली में रखेगा, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर दया भागा स्कूल के अकॉर्डिंग वो जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। दो मेन प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी बताई गई थी मिताक्षर स्कूल में, एक थी एंसेस्ट्रल और एक थी सेपरेट। एंसेस्ट्रल यानी जो कि हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, और एक सेपरेट यानी जो हमने खुद ने खरीदी है। और यहाँ पर हमें बताई गई थी दया भागा स्कूल में जॉइंट प्रॉपर्टी, यानी जो हमारे जो पूरी फैमिली होल फैमिली उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी बताई गई थी। यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। और सेपरेट प्रॉपर्टी जैसे कि यहाँ पर मिताक्षर स्कूल में भी था कि हमने खुद ने अकेले जो है प्रॉपर्टी खरीदी हो। दोस्तों ये थी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ और स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे आप हमें प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा मैरिजेस, मैरिज फॉर्म्स ऑफ मैरिज एंड नेचर ऑफ मैरिज ऑफ हिंदू लॉ। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।